हेलो टीचर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम वापस से स्टार्ट करेंगे जो अपना रीजनिंग का सीरीज हम लोग स्टार्ट करके रखे, सो उसी का कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चन है उसमें और बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई लेंदी नहीं है, सो बहुत आसान है। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि डायरेक्शंस आपको पढ़ना है पहले। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग डॉक्टर्स। किसके भी रिलेशनशिप बताना है? डॉक्टर्स में, ह्यूमन बींग्स में और कैट्स में। 3 चीज़ दिया, मोस्टली 3 ही दिया रहता है, 4 तो बहुत कम गुंजाइश है, 3 का ही ज़्यादातर ग्रुप रहता है। किसके बीच में आपको बताना है कि डॉक्टरों, इंसानों और बिल्लियों, ये तीनों को दिखाने वाला डायग्राम कौन सा है आपको, ठीक है, ये बोल सकते हो आपको वेन डायग्राम कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो अगर आप गौर करोगे तो इंसानों, जो डॉक्टर्स होते हैं सारे डॉक्टर इंसानों में से ही बनते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये आ जाएंगे। अगर आप ये सर्कल को ह्यूमन बींग्स मानते हो, इंसान मानते हो पूरा, तो इसके सारे डॉक्टर्स तो वही होते हैं ना, तो ये डॉक्टर्स तो ये आ जाएंगे ह्यूमन बींग्स में। लेकिन बिल्ली का ना तो ह्यूमन बींग से कोई रिलेशन है ना डॉक्टर से है, तो ये बाहर आ जाएगी बिल्ली या कैट, ये कैट का आ जाएगा डायग्राम। सो यही रिप्रेजेंट कौन सा ऑप्शन करता है, हमारा आंसर हो जाएगा। सो दैट रिप्रेजेंट्स ऑप्शन नंबर सी, दिस वन। ये कैट बाहर आ गया और ये बाहर ह्यूमन बींग से, अंदर डॉक्टर से, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये अल्फ़ाबेट कोडिंग से रिलेशन दिया गया हुआ है। तो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो बहुत सारे आपको मन में डाउट आएगा कि अल्फ़ाबेट को, नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना है। तो आपको मैं बोला हूँ कि सब अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद कर लो आप। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। एक आपको माइंड में रहना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। जैसे अभी आप सी के देखते हैं, आपको 3 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2, 9, 14, 5, टी का 20, ये आपके दिमाग में रहेगा तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सबको ऐड किया तो 70 नहीं आ रहा था, ठीक है। इसी तरह ब्यूटी का मैं सारे अल्फ़ाबेट को जब ऐड किया तो 60 नहीं आ रहा था। तो मतलब ये एडिशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, एडिशन वाला समझ रहे हो आप। जैसे मतलब बी का 2 हो गया, 5, 1, यू का 21, टी का 20, वाई का 25, ये सारे को ऐड किया तो 60 दिया हुआ था, 60 नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहा था, ठीक है। इसी तरह ये 70 नहीं आ रहा था, तो वो पहला लॉजिक खत्म हो गया। सेकंड क्या आपको करना है, अल्फ़ाबेट को काउंट करना है। क्या करना है? अल्फ़ाबेट को काउंट करना है कि सारे नंबर्स में अल्फ़ाबेट कितने गिवन है। तो आप कैबिनेट को काउंट करोगे तो कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अल्फ़ाबेट है। 7 से क्या बनाया? 70 बनाया, ठीक है। कोई लॉजिक चलो आए ना आए, उसको एवरेज रख दो अभी। अब इसको देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 60 बनाए। और जब 2 चीज़ें आपके सामने आ गई तो आप फटाक से आपके दिमाग में आएगा कि 7 को 70 बना दिया, 6 को 60 कर दिया, मतलब जो भी नंबर आ रहा है आपका उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तभी ये नंबर बन रहा है। अब डायरेक्टली आंसर मार्क नहीं करना, ये एक लॉजिक हो सकता है कि यहाँ भी फॉलो हो रहा है, यहाँ भी फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं आंसर में अगर ये मिलता है अपने को तो हम मतलब हमारा लॉजिक करेक्ट है। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रोडक्शन में कितने अल्फ़ाबेट है? 10। अब हमारा लॉजिक क्या बोल रहा था कि जो भी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 गुना करना है। तो 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए था? 100। क्या आना चाहिए था? 100। ऑप्शन में 100 गिवन है क्या? यस, बी में आंसर गिवन है, मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो सिंपल क्या किया उसने, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट काउंट कर दिया, उसको 10 टाइम्स कर दिया है, 10 से गुना कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसको, बस यही लॉजिक था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये वापस से ये कोडिंग का क्वेश्चन आ गया है कि XMAE को उसने क्या कोड कर दिया? 43 कर दिया। तो हमारा जो पहला ट्राई करने का जो मेथड है क्या है, अपने को नंबर का अल्फ़ाबेट देखना है और उसको ऐड करना है। सबसे पहला प्रायोरिटी यही करोगे आप। अगर आप काउंट करोगे तो X का होता है 24, M का होता है 13, 1, A का होता है 1 और ये का होता है 5। ये मैं डायरेक्ट कैसे लिखा? क्योंकि मुझे याद है, आपको भी इसी तरह लिखना है। सारे अल्फ़ाबेट के नंबर आपके दिमाग में, ये कहीं से लिखा हुआ 24, ऐसे XYZ लिख दोगे, ABCD, फिर वहाँ से कॉपी करोगे, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 30 सेकंड के आंसर आने वाला है तो आपका लगेगा 2 मिनट। अब टाइम का तो पूरा खेल है,
अब यहाँ 2 मिनट अगर आप दे दोगे तो बाकी आपका जो 1.5 मिनट नुकसान हुआ बहुत लंबा उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना टाइम वाला नहीं होता है कि आप इसके पीछे 2 मिनट करो। समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अल्फाबेट के नंबर याद हो जाए, X24, M13, A1 और E का 5 ऐड करके देखते हैं। सो 5 + 1 6 और 13 + 6 हो जाएगा 19 और 24 और 19 को ऐड करके देखते तो 9 for 13 1 कैरी 43 100% 43 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको मतलब क्या करना है, अल्फाबेट का नंबर है उसको ऐड करके 43 लाया गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको आंसर क्या लाना है, VTNG क्या लाना है, VTNG। V का होता है 22, T का होता है 20, N का होता है 14, G का होता है 7। ठीक है, इसको ऐड करो आप तो 22 और 20 कितना हो जाएगा 44 और 14 और 7 21, दोनों को ऐड कर दो 415 4 और 2 6 65। V का कितना होता है TUV 22, T का 20, N का 14, G का 7 होता है। हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये दोनों को ऐड करने पे आएगा तो 42 आएगा और ये हो जाएगा 21, तो आंसर हो जाएगा 63। क्या आएगा 63, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा आपका आंसर 63, क्योंकि 22 और 20 42 और 14 और 7 21, 2 + 1 3 4 + 2 6 63। आंसर क्या आ जाएगा 63, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। सिंपल आपको अल्फाबेट का नंबर काउंट करना था। ठीक है, नेक्स्ट। जैसा आपको मालूम है कि इस साल का जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है काफ़ी टफ होने वाला है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, साथ ही साथ वैकेंसी भी काफ़ी कम आने वाली है। तो इसी को लेकर हम लोग जल्द ही जो है टेट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले, कम से कम प्रिपरेशन का 3 महीना मिल जाए। क्लास ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा क्लास ऑनलाइन रहेगा और रिकॉर्डेड फॉर्म रहेगा, मतलब अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो बाद में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हो। क्वेश्चन क्या दिया इसमें, हाँ डायरेक्शन सेंस वाला है। आपको मैं इससे पहले 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ डायरेक्शन सेंस का। आपको नॉर्थ 4 बेसिक 4 डायरेक्शन होते हैं, उसके बीच में जो डायरेक्शन होता है वो मिला के 4 और हो जाते हैं, तो 8 डायरेक्शन टोटल हो जाते हैं। कैसे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट, और इसके बीच में 4 और हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये बेसिक 8 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आप देखेंगे हम लोग। अब इसमें डिग्री दिवा मुड़ना कैसे होता है, आपको पता है कि कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है, अगर वो 90 डिग्री इसकी तरफ, इसका मुंह अगर इधर है, अगर वो 90 तरफ मुड़ेगा तो 90 डिग्री इधर हो तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर वेस्ट की तरफ देख रहा है और 90 डिग्री वो घूम गया क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएगा ये, तो ये 90 डिग्री मतलब इसका अभी मुंह इधर हो गया। फिर वापस से अगर पहले इधर था, अगर 180 डिग्री बोलेगा तो सीधा उसका मुंह उसके दूसरी तरफ हो जाएगा, पूरा 180 घूम जाएगा। तो अगर साउथ की वेस्ट की तरफ देख रहा है तो अगर 180 पूरा घूम गया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक कहीं भी आएगा तो मुंह इसका हो जाएगा ईस्ट की तरफ हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का और क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मैन है वो कहाँ देख रहा है। सबसे पहले तो यही है, देख कर रहा है। अब मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो हम लोग बना देते कि ये बंदा ऐसे दे रहा है, ये यहाँ पे वेस्ट की तरफ देख रहा है, यहाँ पे खड़ा है वो। ठीक है, यहाँ पे खड़े होके ये किधर देख रहा है, वो वेस्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसको वेस्ट कर दो, मार्किंग नहीं करो तो भी चलेगा। लास्ट में जो वहाँ पे वो देखेगा वो हमारा फाइनल डायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या किया है, वेस्ट एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री, 45 डिग्री वो टर्न हुआ है। कौन से क्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है कि क्लॉक वाइज गया कि एंटी क्लॉक वाइज गया। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। घड़ी की सिमत में गया, क्लॉक वाइज गया। अब क्लॉक कैसे घूमती है अपनी, ऐसे घूमती ना, ऐसे, तो मतलब ऐसे जाएगा वो। तो 45 डिग्री जाने का मतलब हो गया। अब देखो ये जो है ना, ये हर एक 45 डिग्री बनता है। ये चारों 8 कितने रहते ये, 45 45 45 45 45, पूरा 8 मिला के हो जाता है ये 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, बीच में जो होता है 45 डिग्री होता है, दोनों मिला के 90 डिग्री हो जाता है। ये पूरा एक साथ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में टोटल है 90 डिग्री, और बीच में अगर पार्टीशन कर दे तो 45 आ जाता है। ये तो बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो 45 डिग्री मतलब टर्न करने का मतलब क्या, वो ऐसे देख रहा है अभी वो,
यहाँ पे किधर देख रहे हो, अभी इसका मुंह किधर है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ठीक है, यहाँ तक हो गया उसका। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, वापस से वो कैसे घुमा है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कॉन्सेप्ट क्या बताया मैं, जिस तरफ मुंह रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन साउथ ईस्ट होता है। मतलब अभी ये ऐसे देख रहा है, तो अब कैसे देखने लगेगा, इस तरफ देखने लगेगा। अब इसका मुंह इधर आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि पूरा 180 डिग्री घुमा तो पूरा अपोजिट हो जाता है उसका मुंह। अब देख रहा है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ देख रहा है। उसके बाद देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री, अगेन एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है वो। अभी कैसे मुड़ा वो, एंटी क्लॉक, मतलब ऐसे जाएगा वो घूम के। और कितना 270 तो डायरेक्ट बना नहीं सकते हम लोग, पहले 180 देखते। तो 270 में से अगर 180 माइनस करोगे आप तो 0, 17 माइनस 8, 9, कितना बच रहा है, 90 बच रहा है ना। 270 180 माइनस 90, हाँ 90 बचेगा। तो पहले 180 इसको रोटेट करा लेते, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वापस से कहाँ आ गया, अपने जगह पे आ गया, ठीक है, जहाँ पे था वो, मतलब कहाँ था वो, नॉर्थ वेस्ट पे, यहाँ पे आ गया। ये कितना हो गया 180 डिग्री वापस से घूम के आ गया ऐसे। उसके बाद लेकिन इतना नहीं, 270 घुमाना टोटल, अभी तक कितना घुमा है, सिर्फ 180 घुमा है, 90 बचा हुआ है। 90 के लिए क्या बताया हूँ मैं, सीधा परपेंडिकुलर बनाता है अपनी जगह पे, तो 45 ये हो जाएगा और 45 ये हो जाएगा, टोटल मिला के ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसका मुंह इधर है, किधर आ गया है वो, फाइनली इधर आ गया वो। अलग कलर से मैं शो कर देता हूँ इसको, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये यहाँ पे आ गया फाइनली। अब ये कहाँ से देख रहा है, ऐसे ऐसे बना दो उसका डायरेक्शन। कैसे बनाना है, जहाँ से स्टार्ट किया था। अब मुंह इधर है, अब इधर के लिए कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट। यही पूछा ना आपका, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब उसका रुख किस सिमत में है, तो बोलोगे साउथ वेस्ट। वेयर इज साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह आपको सॉल्व करना होता है बहुत केयरफुली। सबसे ध्यान देने वाली बात इसके अंदर ये है कि वो जो रोटेट हो रहा है ना, तो क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए, 45, 90 और 270 है तो डायरेक्ट 270 नहीं घुमाना, आपको 180 के पार्ट में करके घुमाना। अगर 90 से ज़्यादा है, समझो 120 है, तो 120 डायरेक्ट घूमेगा नहीं। कितना लोगे, पहले 90 लोगे फिर 30 लोगे। इस तरह आपको एक जो अपना वो होता है ना क्वाड्रेंट के हिसाब से रोटेट कराओगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया मिरर इमेज। इससे पहले देखो कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं मिरर इमेज के ऊपर, इस बार वापस से वही आया मिरर इमेज, और बहुत इजी फिगर दिया हुआ है। मिरर इमेज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर समझो आईना रखा हुआ है, थोड़ा डार्क कलर ले लूँ मैं, यहाँ पे आईना रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इसको देखने में कैसे दिखेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो नज़दीक है वो नज़दीक दिखेगा, जो दूर है वो दूर दिखेगा। यही कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो ये लाइन है, पहले तो जो बॉक्स था, ये बॉक्स है, बॉक्स तो बॉक्स ही ऐसा दिखेगा, और ये चेंज नहीं होगा। ये कहाँ चेंज होगा, चाहे कहीं आईने में देखो कहीं भी देखो, ये तो ऐसे दिखेगा, उल्टा सीधा सेम दिखेगा सारे। सिर्फ ये चीज़ें देखो, अब ये है, ये सेम दिखने वाले हैं, अब ये देखो ये भी सेम दिखने वाला है। ये क्या चेंज होगा मिरर में, इधर करो चाहे इधर करो, सिर्फ ये जो ये बार है ना, जो डंडा, ये चेंज होगा लाइन, तो ये इधर हो जाएगा, और ये देखो ये भी नहीं चेंज होगा, ये इधर जाएगा। बस यही आपका मिरर इमेज है। विच ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन नंबर बी। दिखा आपको, सेम टू सेम बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और कोई फिगर में नहीं बोल रहा है। ये फिगर देखो, ये तो सेम है, लेकिन इसने यहाँ पे देखो ये चेंज ही नहीं किया उसको, ये वाला, तो ये गलत हो गया। इसके अंदर भी उसने ये चेंज नहीं किया, ये गलत हो गया। इसके अंदर इसने चेंज किया है, लेकिन ये जो बार था ये ऊपर वाला, ये नीचे कर दिया यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है उसके अंदर पूछा गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको बोर्ड मास भी पता होना चाहिए, और जो बोला उसके हिसाब से करते जाओ। सो क्या बोला है, 39, और उसके बाद देखो मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस 23। उसके बाद बोला डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 21। और अगेन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस में हो जाएगा 5।
ठीक है, आपको प्लस माइनस करने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले दोनों को प्लस कर दो। सो 39 + 23, 9 3 12, हासिल 1 आ गया, कैरी 1 आ गया, 62 आ जाएगा। -21 करो, तो -21 करोगे तो 2 - 1 1, 6 - 2 4, और ये +5 बचा हुआ है अभी ना, तो +5, तो 46 आंसर आना चाहिए यहाँ पे। वेर इज 46? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बहुत आसान था ये तो, बोर्ड मास रूल का यूज़ करना था आपको, और जो कंडीशन दिया था उसके हिसाब से आपको उसको रखना था। नेक्स्ट देखते वापस से इमीडिएट फिगर आ गया। अब इमीडिएट फिगर में क्या होता है, आपको जो ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है उसको इसमें ढूंढना होता है। तो सबसे पहले जो छोट बारीक चीज़ें उसको ढूंढना करो। देखो ये नीचे वाला ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है? ना तो यहाँ दिख रहा है, ना यहाँ दिख रहा है, ना यहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है। देखो, दिखा आपको? बस यही अपना आंसर है। वेरी डी, खत्म। 5 सेकंड का क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, पढ़ते पहले क्वेश्चन थोड़ा सा ना, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा सा पेशेंसली 2 से 4 सेकंड दिया करो कि मैं अच्छे से पढ़ लूँ क्वेश्चन, कि एक्चुअली बोलना क्या जा रहा है। आप पढ़ते हो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते तो इसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप पहले समझ लो क्या दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ये ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, उसको मतलब नहीं पढ़ के क्या पढ़ो, पीजे परसेंटेज पढ़ते बैठोगे नहीं, वो मतलब नहीं। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो। पहले दिया इफ द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इज रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है। पहले जो 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 एलिमेंट है इसको रिवर्स कर दिया गया है। रिवर्स का क्या मतलब हो रहा है कि पहले आपको ये हैशटैग से स्टार्ट किया, फिर क्या कर दिया, 3 कर दिया, फिर O कर दिया, फिर L कर दिया, फिर हैशटैग D5 परसेंटेज JP ऐसे कर दिया उसने। ये मतलब हुआ कि फर्स्ट 10 ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब ये हो गया। कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग विल बी द 21st मतलब ये हो गया फ्रॉम द राइट साइड। अगर राइट साइड से आप उसको पढ़ोगे तो 21st लेटर कौन सा आएगा, यही बेसिक क्वेश्चन का पूरा मतलब है। अब राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, 21st 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 के बाद आगे इसको हैशटैग नहीं काउंट करोगे आप, क्योंकि बोला रिवर्स करने के बाद। ठीक है, तो 15 तक ये हो गया। 16 17 18 19 20 21 आपका आ रहा है, कौन सा सिंबल है वो, डॉलर का सिंबल है। तो वेयर इज डॉलर, ये है आपका आंसर, डॉलर। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन मतलब। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना था। पहले फर्स्ट 10 ऑर्डर को रिवर्स करो, उसके बाद राइट साइड से 21वां लेटर 21st लेटर आपको या सिंबल जो भी आपको निकालना था। तो ये था बेसिक क्वेश्चन का मतलब। सो जी जान लगा दीजिए, जो भी है आपका जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ठीक है, आप अपना पढ़ाई अपना प्रिपरेशन 100% करते रहिए। ठीक है, सो जो मैंने बाकी का जो प्रीवियस लेक्चर था आप उसको भी देख लीजिए, हमारे पूरे ग्रुप में डाला गया है, आप प्लेलिस्ट में भी दिया गया है, चैनल पे आके। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन मतलब सिलॉगिज्म का, सिलॉग्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हम लोग को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो जो जो गिवन है पहले उसको बना लेते हैं हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं हम लोग कि सम बुक्स आर पेंसिल। जो बुक का कुछ पार्ट है वो पेंसिल है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कैसे इसको बनाना होता है। ये होता है, ये बुक है, ये बुक है, उसका कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट इतना ले लो, ये क्या है, पेंसिल है। ठीक है, ये बुक है, बुक का कुछ पार्ट पेंसिल है। ठीक है, ये मतलब हुआ। और सम पेंसिल आर पेन, और पेंसिल का कुछ पार्ट ये अगर पेंसिल का ये पार्ट ले लोगे तो ये क्या है, पेन। तो ये डायग्राम है। ठीक है, अब बुक और पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं दिया, डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, तो और देखेंगे अगर पूछेगा तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक आर पेन्स। देखो पहले ही कंक्लूजन ही दे दिया है कि बुक और पेन में रिलेशन। देखो कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है, तो जब तक कोई रिलेशनशिप क्लियर नहीं दिखेगा तुम्हारे डायग्राम के अंदर 100% वो क्या होता है, गलत होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट बुक और पेन में रिलेशनशिप कहीं नहीं है, गलत हो गया। सेकंड है सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक। देखो रिवर्स कर दिया, कुछ नहीं किया है,
बुक को पहले पेन बोला था, फिर पेन को बुक बोला है, एक ही चीज है, तो ये भी गलत ही होगा। बुक का पेन से नहीं तो पेन का बुक से भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। जब ए का भाई बी नहीं है तो बी का भाई ए भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यही था, दोनों गलत है, दोनों गलत। क्या ऑप्शन होता है? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। विच ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इफ नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ना तो एक पैरवी करता है ना तो दो पैरवी करता है, ठीक है। उर्दू मीडियम में बोलेंगे नाइदर वन नाइदर टू नॉर टू फॉलोज, ठीक है। तो इस तरह एकदम इजी क्वेश्चन था, तो आपको ये डायग्राम बनाने आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बेस पे आप जो भी कंक्लूजन पूछा है उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछा है। ये थोड़ा सा किसी को जिसको समझ में नहीं आता है ब्लड रिलेशनशिप, थोड़ा सा उसको ट्री डायग्राम, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी जिसको समझता है उसके लिए बहुत आसान होता है। तो डिपेंड करता है कि आदमी की कैपेसिटी या उसका रीजनिंग पावर या उसको लॉजिकल पावर कितना हार्ड स्ट्रॉन्ग है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखते हैं भी, इतना भी हार्ड नहीं पूछता है कि आप, मैं डरा नहीं रहा, आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इतना भी हार्ड नहीं होता है। देखते भी, कोई कोई स्टूडेंट बहुत इजी कर देता है लेकिन थोड़ा सा जंबल करता है, ठीक है। जैसे एक आदमी ने औरत से कहा, कोई आदमी का होगा, वो औरत से, समझो औरत ये थी, ठीक है, ये मान लो औरत थी वो, ठीक है। या देखो मैं जैसे ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस कराया था मैं, तो वुमेन मान लो कि लेडी मान लो, चलो ठीक है, सिंपल क्या मान लो, लेडी, ये लेडी, ये कोई, उस आदमी ने उस लेडी से क्या कहा कि द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। आपके भाई का वाहिता मेरे बीवी का भाई है, ठीक है। अब समझ में नहीं आया होगा तो एक एक तोड़ के इसको पढ़ते हैं। द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ योर मतलब वो लेडी होगी, उसका भाई होगा, ये कोई भाई होगा, ठीक है। यहाँ उसका ब्रदर होगा, किसका? औरत का। सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर का ये सन है। द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये उसकी वाइफ होगी कोई, ठीक है। तो व्हाट इज द लेडी टू द मैन, लेडी उसकी मैन की कौन होगी? तो आंसर क्या दिया हुआ है? मदर दिया हुआ है, सिस्टर दिया हुआ है, मदर इन लॉ दिया हुआ है, ग्रैंडफादर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। इसके हिसाब से रिलेशन क्या निकाल सकते हो? द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो क्या होगा? मदर इन लॉ होगी ना, ये देखो ये सास होगी ना, कि इसकी वाइफ ये होगी, वो आदमी की वाइफ ये हो गई, वाइफ का ये भाई हो गया, भाई का ये जो भी होगा लेडी, तो क्या होगी? ये उसकी क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी, क्योंकि इसकी माँ की भी, इसकी वाइफ की ये क्या हो जाएगी? माँ बन जाएगी वो। देखो ट्री डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो वाइफ की माँ हो गई। वाइफ की माँ कौन होती है? सास होती है। सास मतलब सिस्टर इन लॉ, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन करना था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पॉइंटिंग, वापस से ये फोटोग्राफ वाला आ गया। शी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ माई डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ, ठीक है। एक औरत की तरफ इशारा करके बोला उसने कि वो कौन है? पॉइंटिंग टू अ वुमेन, कोई वुमेन है, ये समझो वुमेन है। वुमेन की तरफ इशारा करके उसने बोला, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज शी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर। ये कौन है औरत? पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी। देखो जो रिश्ता बाप की तरफ से जाएगा वो पैटर्नल में आएगा, क्योंकि इंग्लिश में ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है? नानी भी होती है, दादी भी होती है। तो इसलिए ग्रैंड मदर से तुम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते कि दादी की बात कर रहा है कि नानी की बात कर रहा है। ग्रैंड मदर दोनों को बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर पर्टिकुलर आपको दिखाना है कि दादी की बात कर रहे हो कि नानी की बात कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज पैटर्नल एंड मैटरनल। सो अगर बाप की तरफ से जा रहा है तो पी फॉर पापा, पी फॉर पैटर्नल, ऐसा याद रखो।
पैटर्नल ग्रैंड मदर, मतलब दादी की बात कर रहे हैं। तो सी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ, तो ये दादी है। दादी कब होगी? जब इसका कोई लड़का होगा ना, ये इसका लड़का, लड़के का लड़का, ठीक है। यहाँ पे कोई 3 रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। सी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ माई डॉटर इन लॉज, सन ऑफ माई डॉटर इन लॉज मदर। कुछ इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक मेरे को लग रहा है कि डॉटर इन लॉज, मदर इन लॉज, डॉटर इन लॉज की मदर इन लॉज है, मतलब दादी की पोती की सास है, मेरी बहू के, हाँ बहू, डॉटर इन लॉज, सन ऑफ माई। अब देखो इसकी बहू ले ले तो कोई भी होगी बहू, इसकी बहू कौन होगी? यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे से स्टार्ट से कनेक्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा जंबल कर दिया उसने। सीधा पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ, पैटर्नल ग्रैंड मदर किसके ही हो? सन ऑफ माई डॉटर इन लॉज, मेरी बहू। तो समझो ये मैं हूं, ये आई ले लेते, आई मतलब वो आदमी हो गया, मैन। मैन का कोई लड़का होगा, उसकी बहू होगी, ठीक है। बहू होगी ये डॉटर इन लॉ, ठीक है। डॉटर इन लॉ हो गई, और उसकी सास है ये, तो सास मतलब यही औरत की बात चल रही है। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो ये मैन का या औरत से रिलेशनशिप क्या होगा? अब क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों एक ही है, इसका कोई लड़का होगा। ये जो डॉटर इन लॉ है ये एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से भी वही आ रही है, यहाँ से भी वही आ रही है। अगर सही से देखोगे आप, वुमेन से भी यही आ रही है, मैन से भी यही आ रही है। दोनों की बहू हो गई, औरत की भी हो गई और आदमी की भी हो गई। जब दोनों की बहू है तो आपस में कौन होंगे ये लोग? आप बोलोगे सर हस्बैंड वाइफ होंगे। तो पूछा कितना कि औरत कौन है? औरत कौन रहेगी? वो वाइफ रहेगी इसकी। कौन रहेगी? वाइफ। तो इस तरह से आपको करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सन ऑफ माई डॉटर इन लॉज मदर। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग टू वाइफ आंसर आ रहा है। इसके कुछ दूसरे आंसर भी हो सकते हैं, आप इसका क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर डायग्राम देखोगे आप तो वाइफ ही आ रहा है। देखते हैं अभी उन लोगों ने क्या आंसर दिया होगा, जो भी दिया होगा आंसर वाइफ आना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 180 नंबर क्वेश्चन था वो सेट का। तो इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। जो क्वेश्चन फिगर है ये, ठीक है, इसके अंदर छुपा हुआ है। तो बहुत आसान होता है। तो क्या छुपा हुआ है देख लेते हैं हम लोग। तो z दिखना आपको, z देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये z है लेकिन बहुत बड़ा z है, छोटा वाला z चाहिए। देखो ये इधर है, दिखा आपको। तो ये तो आसान होता है, आराम से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कितना क्वेश्चन नंबर है? ऑप्शन नंबर डी है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये उसका हो गया, डायरेक्शन और सेंस का हो गया। तो ये तो आसान होता है, आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये पता होना चाहिए। उसके बाद तो आसान ही होता है आंसर। देख लेते एक बार। निकी, एक कोई बॉय है, वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। समझो वो वहाँ पे खड़ा था, ये कहाँ पे खड़ा था? यहाँ पे। अब साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ जाएगा ये 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर किधर गया? वो साउथ की तरफ गया। यहाँ पे कौन खड़ा है? निक्की, ठीक है। निक्की कोई बॉय है, वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, टर्न्स लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ जाएगा मतलब समझो ऐसे जा रहा है। तो अगर साउथ नॉर्थ की तरफ जाएगा तो तुम्हारा लेफ्ट उसका लेफ्ट बराबर रहेगा, मतलब अपना लेफ्ट ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। समझ में आ रहा है? उल्टा जाता है। नॉर्थ की तरफ जाएगा तो ये लेफ्ट राइट, साउथ की तरफ जाएगा तो ये राइट लेफ्ट ऐसा हो जाएगा अपना। तो किधर गया वो? 10 ही लेफ्ट, टर्न्स लेफ्ट एंड 4 किलोमीटर, मतलब ये इधर आ रहा है वो 4 किलोमीटर। कितना गया? 4 किलोमीटर लेफ्ट। अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब इधर जा रहा है, देखो इस तरफ की जा रहा है ना वो ऐसे, तो लेफ्ट आएगा ऊपर
और राइट आएगा नीचे। आप खुद से देख लो ना, ऐसे जा रहा है तो ऊपर लेफ्ट है, देखो मेरा हाथ किधर है, लेफ्ट की तरफ है और राइट नीचे की तरफ ऊपर जाएगा। एंट्रेंस लेफ्ट वॉक 5 किलोमीटर, वापस से ऊपर गया 5, मतलब ये 5 था तो ये भी 5 रहेगा, ये 5 किलोमीटर वापस से यहाँ पहुँच गया वो। अब पूछा क्या, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, किस रुख की सिमत में उसका मुंह है। तो आप बोलोगे ऊपर की तरफ देख रहा है ना, ऐसे जा रहा है। और ऐसे कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है नॉर्थ, शुमाल की जानिब होगा। किधर रहेगा, नॉर्थ की तरफ रहेगा। नॉर्थ किधर दिया हुआ है, ये उत्तर की तरफ। ठीक है, आसान था ये। ऐसे डायग्राम बना के आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो बहुत आसान होता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है वापस से। पूछा क्या है, डायग्राम रिपीट। देखो ये 3 सर्कल है, इसमें एक ओनर है, एक ब्रोकर है और एक वर्कर है। तीनों एक ऑक्यूपेशन होते हैं। ब्रोकर पता है आपको, और ओनर भी पता है, और वर्कर होता है। ब्रोकर मतलब जो बीच में थोड़ा सा कमीशन वगैरह खा के काम करते हैं, उसको ब्रोकर बोलते हैं। ओनर जिसकी माल वो होता है, और वर्कर मतलब काम करने वाले हो गए। ठीक है, तीनों का एक डायग्राम दिया हुआ है। अब आपको बताना क्या है, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स ओनर ब्रोकर वर्कर, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द रीजन विच रिप्रेजेंट्स ऑल द 3, दैट इज ओनर ब्रोकर एंड वर्कर। तीनों का आंसर आपको आना चाहिए। तीनों ऐसा कोई अल्फाबेट बताओ जो तीनों सर्कल के अंदर प्रेजेंट हो, इसका मतलब ये है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, अगर आप एल की बात करोगे तो ये एल तीसरे सर्कल में नहीं है। अगर टी की बात करोगे, यहाँ पे टी दिया हुआ है। ठीक है, टी की बात करोगे, टी तीनों सर्कल में दिख रहा है आपको। ये सर्कल में भी है, ये सर्कल में भी, ये सर्कल में भी है। ठीक है, तो आंसर अपना आ जाएगा टी, ऑप्शन नंबर बी। जो तीनों बोला है ऑल 3, क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऑल 3। ओनर भी होना चाहिए, ब्रोकर भी होना चाहिए और वर्कर भी होना चाहिए। तो तीनों में, तीनों सर्कल में एक ही अल्फाबेट प्रेजेंट है, दैट इज टी। ठीक है, तो इजी था ये, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, हाँ पल्प दिया हुआ है, और इसका आपको रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। मतलब ये पहले दूसरे का जो रिलेशन होता है वही तीसरे का चौथे के साथ रहेगा रिलेशन, ये निकालना है। तो पल्प का मतलब होता है गूदा, जो लकड़ी में से निकलता है, अंदर का गूदा होता है, उसको बोलते हैं पल्प। तो पल्प से पेपर बनता है, एकदम सही बात है। मतलब इससे पहले वाले से दूसरा वाला चीज बन रहा है। क्या रिलेशन है, पहले वाले से दूसरे वाला चीज बन रहा है। अब देख लेते हैं, हेम्प। हेम्प का मतलब पटसन, क्या होता है, पटसन होता है। जैसे कपास होता है, पटसन होता है, इसे हेम्प बोलते हैं उसको, पटसन जिसको उर्दू में बोला जाता है। पटसन से क्या बनता है, तो पटसन से देखो कॉटन तो बनेगा नहीं, यार्न भी नहीं बनेगा, बास्केट तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बास्केट तो पूरा बांस वगैरह से बनता है ना वो। तो बचा क्या, रोप, रस्सी बनता है इससे। पटसन से क्या बनता है, रस्सी बनता है। तो ये एलिमिनेशन से भी आप जा सकते हो, या आपको अगर पता होगा तो पटसन से क्या बनाया था, रस्सी जो अपना होता है ना, वो किससे बनता है, पटसन से बनता है, हेम्प जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सेट नंबर 2 था, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 199 पे था ये क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन रहता है। आखिरी क्वेश्चन रीजनिंग का यही था। तो सेट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा कंप्लीट करने आई थिंक 9 वीडियो लगी मुझे 2 सेट कंप्लीट करने के लिए। नियर अबाउट मैंने आपको 120 क्वेश्चंस तक करा चुका हूँ दोनों सेट के, 130 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और आपको मेरा मेथड जो बताया हूँ वो समझ में आ रहा होगा। तो आप उसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको अपने कलीग्स वगैरह में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए हम और अच्छे से और डेडिकेटेड वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।